हेलो एवरीवन। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं हानफेई को, जो कि उस दुकानदार से पूछती है, मुझे बताओ एक इंसान का ट्रीटमेंट करने के लिए आप लोग कितने पैसे लेते हैं। फिर वो दुकानदार कहता है 50 सिल्वर टेल्स। ये सुनने के बाद हानफेई कहती है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग गारंटी देते हैं कि इतने पैसे देने के बाद वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो ही जाएगा। फिर वो दुकानदार कहता है, मैं इसका वादा कैसे कर सकता हूँ। ये सुनकर हानफेई कहती है, तो फिर तुम उस 50 सिल्वर टेल्स के लायक नहीं हो। तुम लोग पैसे मांग रहे हो, वो भी बिना मरीज को देखे। क्या महान मेडिसिन हॉल है। फिर हानफेई उस लेडी के सिल्वर कॉइन को उठाती है और उसे देते हुए पूछती है, तुम्हारे हस्बैंड अब कैसे हैं। वो लेडी रोते हुए कहती है, मेरे हस्बैंड हमेशा खांस रहे हैं, उन्हें बहुत बुखार भी है और इसके अलावा उनका पसीना बहना बंद ही नहीं हो रहा और आज तो उन्हें खून की खांसी भी हुई थी। फिर हानफेई उस दुकानदार से पूछती है, तो क्या तुम इसका इलाज कर सकते हो। फिर वो दुकानदार कहता है, ये तो एक फेफड़े की बीमारी लगती है, इसका इलाज मैं तो क्या डॉक्टर भी नहीं कर सकते। फिर वो आदमी उस लेडी से कहता है, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, उसका जल्दी से दाह संस्कार कर दो ताकि ये बीमारी किसी और में ना फैले। ये सुनने के बाद हानफेई मन में कहती है, अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई थी कि पहले जब ये लोगों के पास किसी बीमारी का इलाज नहीं होता था तो वो उस इंसान को सीधा मार डालते थे। वो लेडी इस दुकानदार की ऐसी बातें सुनकर और जोर से रोने लगती है। वेल गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, असल में ना ये लेडी डॉक्टर के पास नहीं आई है, बल्कि ये लेडी एक मेडिसिन हर्ब की दुकान पर आई है, क्योंकि पहले के जमाने में डॉक्टर महंगे और रेयर होते थे। इसीलिए इसी तरह के गरीब लोग औषधि बेचने वालों के पास जाकर बीमार इंसान के लक्षण बताकर कुछ दवाइयाँ खरीद लेते थे, जिससे कि अगर वो इंसान बचा तो बचा वरना गया। फिर हम हानफेई को देखते हैं, जो कि उस लेडी को संभालते हुए कहती है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनकर वो लेडी कहती है, क्या सच में। तभी वो दुकानदार चिल्लाते हुए कहता है, हे लेडी, तुम बस एक लेडी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का झूठ बोलने की। क्योंकि उस दुकानदार की आवाज बहुत तेज होती है तो आसपास के सभी लोग ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। फिर हानफेई कहती है, एक डॉक्टर को अपने पेशेंट के लिए हमेशा अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। हानफेई उस बच्चे को अपने पास बुलाती है और अपने पैसों का पाउच उसे देते हुए कहती है, सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम इस मेडिसिन हर्ब हॉल में जाओ और कुछ मेडिसिन खरीद कर ले आओ। वो बच्चा हानफेई का पाउच ले लेता है और कहता है, जी जरूर। हानफेई बाहर से ही कहती है, स्टेमोना 1 सिल्वर कॉइन, रेड जिनसेंग जिसका 3 सिल्वर कॉइन। हानफेई जिस जिस औषधि का नाम ले रही होती है, वो बच्चा उस औषधि को एक पुड़िया में बांध कर रख रहा होता है। फिर हानफेई 2 और औषधि का नाम लेती है, जिसे सुनकर वो आदमी कहता है, ये तो नॉर्मल सी औषधियां हैं, इससे ये क्या ही कर लेगी। फिर भी हानफेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, फ्रिटिलारिया के लिए 2 सिल्वर कॉइन। ये सुनने के बाद उस दुकानदार का ध्यान हानफेई की बात पे जाता है। फिर हानफेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, 3 कमल के पत्ते। वो सब कुछ बांध लेने के बाद वो बच्चा उस पोटली को लेकर बाहर आ जाता है और हानफेई को देता है। फिर हानफेई, वो बच्चा और लेडी ये सब जाने लगते हैं कि तभी वो आदमी हानफेई को रोकता है और कहता है, मिस, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस गलती को माफ कर देंगी, और क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपने ये नुस्खा कहाँ से पाया है। ये सुनने के बाद हानफेई मस्त एटीट्यूड से कहती है, क्या तुम देख नहीं सकते, ये एक लेडी डॉक्टर का नुस्खा है। ये सुनकर वो दुकानदार शर्मिंदा हो जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है उस गरीब लेडी के घर पे, जहाँ पर उसका हस्बैंड बिस्तर पे लेटा होता है और बहुत खास रहा होता है। उस आदमी को ध्यान से देखने के बाद हानफेई उस रूम की खिड़की वगैरह खोलने लगती है,
ये देखकर वो लेडी कहती है, मिस खिड़कियां बंद कर दीजिए, मेरे हस्बैंड को ठंड लग जाएगी। ये सुनकर हानफेई कहती है, तुम टेंशन मत लो, इससे साफ हवा अंदर आएगी और आपको अपने हस्बैंड और इस बिस्तर को गर्म पानी से धोने की जरूरत है। और हाँ, आपको अच्छे से साफ सफाई रखनी होगी ताकि आपके बच्चे इससे इफेक्टेड न हो। फिर वो आदमी नर्वस होते हुए कहता है, यंग लेडी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इलाज के लिए। फिर हानफेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, दिन में 3 टाइम आपको ये खुराक 10 दिनों तक लेनी होगी। इतने दिनों में तो आपको ठीक हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ होगा तो वो आराम करने से बेहतर हो जाएगा। फिर हानफेई निकलते हुए कहती है, मुझे देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। ये देखकर वो लेडी कहती है, आप ध्यान से जाइएगा। फिर हानफेई जैसे ही उस घर से थोड़ी दूर जाती है, फिर हमें पता चलता है कि जी फैंग उसके ऊपर नजर रख रहा था। फिर जी फैंग वहां से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं हानफेई मार्केट में पहुंच जाती है, जहां पर हेड लेडी उसका इंतजार कर रही होती है। हेड लेडी को देखकर हानफेई मन में कहती है, बकवास, मैं ये भूल कैसे गई कि मुझे यहाँ इंतजार करना था। हेड लेडी हानफेई को देखते ही गुस्से से कहती है, क्या तुम्हें आइडिया भी है कि कितना टाइम हो गया है? ये सुनकर हानफेई उनको शांत करते हुए कहती है, मैडम, मैं पास के मेडिसिन हर्ब हॉल में गई थी जहाँ पर लेडीज को आना मना है, इसीलिए मैं थोड़ी दूर गई थी मेडिसिन लाने। फिर हेड लेडी कहती है, तो फिर ठीक है, चलो जल्दी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एमा पैलेस में, जहाँ पर हानफेई की सर्वेंट चुन को एमा पैलेस की सर्वेंट पकड़ी रहती हैं और तभी हानफेई और हेड लेडी वहां पर पहुंचती हैं। ये देखकर हेड लेडी पूछती हैं, यहाँ क्या चल रहा है? वो सर्वेंट कहती है, हेड लेडी, हमें कल ही पता चला था कि ली रुई लैन का अफेयर चल रहा है। हम पहले ही उस आदमी को पकड़ नहीं पाए थे और अब ली रुई लैन भी भाग चुकी है। तभी हानफेई का ध्यान चुन पर जाता है और फिर वो उस लेडी से पूछती है, आखिर आप लोग मेरी मेट के साथ क्या कर रहे हैं? वो लेडी हानफेई की बात को इग्नोर मारती है और कहती है, हानफेई, कल जब ली रुई लैन की ये घटना हुई थी तो तुम कहाँ थी? ये सुनने के बाद हानफेई शॉक हो जाती है और मन में कहती है, अरे नहीं, मैं तो उन लोगों के जस्ट बाजू से ही गुजरी थी, लेकिन मैं इस झंझट में कैसे घसीटी गई? जरूर मुझे कोई फंसाना चाहता है, लेकिन वो कौन है? फिर हम यानार को मुस्कुराते हुए देखते हैं, इसका मतलब ये सब उसका किया धरा है। हानफेई को कोई जवाब न देते देख वो लेडी हानफेई से कहती है, पिछले महीने 5, 7, 13 और 18 तारीख को तुम कहाँ थी? ये सुनकर हानफेई घबरा जाती है और हेड लेडी की ओर देखती है। फिर वो खुद को शांत करते हुए कहती है, मैं अपने रूम में ही थी। ये सुनते ही वो लेडी कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। ली रुई लैन भाग जाने के बाद अपने पीछे एक लेटर छोड़कर गई है। फिर वो लेडी वो लेटर हेड लेडी को दे देती है। हेड लेडी उस लेटर को पढ़ने के बाद पूछती है, क्या तुम्हें यकीन है कि ये लेटर ली रुई लैन ने ही लिखा है? सामने से उस लेडी के हाँ में सर हिलाने पर हेड लेडी गुस्से से कहती है, गार्ड्स, हानफेई को दूर ले जाओ और लॉकअप में डाल दो। ये ऑर्डर मिलते ही सारे गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और हानफेई को पकड़कर लॉकअप की ओर ले जाने लगते हैं। एमा पैलेस में खड़ी सारी लेडीज आपस में बातें करने लगती है और कहती है, तो क्या हानफेई भी ली रुई लैन की तरह गंदी है? हमने तो उसे कितना अच्छा समझा था। वेल गाइस, हेड लेडी को तो पता है कि हानफेई प्रिंस क्विंचे का इलाज करने के लिए जाती है। हम देखते हैं हेड लेडी को, जो कि एमा पैलेस की बाकी की लेडीज से कहती है, इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा और अगर मैंने किसी को इस बारे में बात करते हुए पकड़ा तो उसे एमा पैलेस में बैन कर दिया जाएगा। क्योंकि बैंक्वेट खत्म हो गया है तो आप लोगों की रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हानफेई पर, जो कि एक टूटे फूटे से कमरे में लॉक होती है। हानफेई वहां शांति से बैठकर सोच रही होती है कि मैं तो किसी ली रुई लैन को जानती भी नहीं, तो उसने आखिर मुझे क्यों फंसाया है और ऐसा भी क्या लिखा है लेटर में। फिर हानफेई ताओबाओ को उंगली करते हुए कहती है, हे ताओबाओ, नाटक करना बंद करो, तुम जानते हो ना कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर ताओबाओ स्टाइल मारते हुए कहता है, ये मामला बहुत अजीब है, लेकिन मैं इस कहानी से जुड़े किसी भी कैरेक्टर के बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं दे सकता। ये सुनने के बाद हानफेई ताओबाओ से कहती है,
ताओबाओ, तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है ना? ये सुनने के बाद ताओबाओ कहता है, अरे आपने तो मुझे पकड़ लिया। फिर हानफेई खड़ी हो जाती है और मन में कहती है, मुझे सबसे पहले इस जगह को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या पता कोई सीक्रेट रास्ता मिल जाए। फिर हानफेई उस सारी जगह को चेक करने लगती है। उस छोटे से टूटे फूटे रूम के छत से जी फेंग हानफेई को देख रहा होता है। हानफेई की सारी एक्टिविटी देखने के बाद जी फेंग वहां से निकल जाता है और प्रिंस क्विंचे के पास पहुंच जाता है, जहां पर हेड लेडी भी होती हैं। फिर प्रिंस क्विंचे हेड लेडी और जी फेंग को ऑर्डर देते हुए कहता है, सारे सिचुएशन पर नजर रखो और मुझे आकर रिपोर्ट करो। ये सुनने के बाद दोनों ही हाँ बोलते हैं। प्रिंस क्विंचे हानफेई के उस रिबन को पकड़ते हुए कहता है, क्या वो ठीक होगी? ये सुनकर जी फेंग कहता है, वो बिल्कुल ठीक है योर हाइनेस। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हानफेई पे, जो कि उन दीवार की क्रैक्स को चेक कर रही होती है। तभी उसे उसमें कुछ मिलता है। वो एक लेटर होता है। हानफेई उसे खोल लेती है और पढ़ना शुरू करती है। उसमें लिखा होता है, आई एम सॉरी हानफेई, मैं ऐसा कर कर ही बच सकती थी। हानफेई उस लेटर को पढ़ लेने के बाद गुस्से से कहती है, क्या उसके लिए दूसरों को फंसाना एक नॉर्मल बात है? फिर हानफेई उस लेटर को अपने पास रख लेती है और मन में कहती है, जरूर उसकी भागने में किसी ने मदद की है, लेकिन वो मुझे क्यों फंसाना चाहता है? ये तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। ऐसा कहते हुए हानफेई वहीं बैठ जाती है और इस पूरे कांड के बारे में सोचते हुए वहीं सो जाती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पर हानफेई सोई होती है और ताओबाओ उसे उठाता है। उठने के बाद हानफेई को महसूस होता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है। जिस रूम में हानफेई बंद होती है, उस रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। फिर हानफेई जब देखती है तो उसे पता चलता है वहाँ पर हेड लेडी अपने कुछ सर्वेंट के साथ आई हैं। फिर हेड लेडी कहती हैं, हानफेई पे एक सर्वेंट के साथ अफेयर चलाने और एमा पैलेस के नियम का उल्लंघन करने का आरोप है। तो हानफेई, क्या तुम अपनी इस मिस्टेक को एक्सेप्ट करती हो? हानफेई कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सुनकर हेड लेडी कहती है, फार्मेसी के गार्ड ने ये एक्सेप्ट किया है कि उसका तुम्हारे साथ अफेयर है, तो तुम इसे डिनाई नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद हानफेई शॉक हो जाती है और कहती है, मुझे फंसाया जा रहा है। इसी के साथ वो मन में सोचती है, तो ली रुई लैन ने पूरी की पूरी सेटिंग कर रखी है मुझे फंसाने की। तभी हेड लेडी कहती है, ली रुई लैन ने अपने लेटर में सब बता दिया है कि तुमने उस सर्वेंट के साथ पहले अपना अफेयर किया और फिर उसे भागने में मदद की। एम्प्रेस इस बात को तय करेंगी कि आप सच बोल रही हैं या नहीं। हेड लेडी के साथ आई हुई सर्वेंट्स हानफेई को पकड़ लेती हैं और उसे एम्प्रेस के सामने पेश करने के लिए ले जाने लगती हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एम्प्रेस के पास, जिनके पास एक सर्वेंट आकर कहती है, योर हाइनेस, यहाँ पर हानफेई को लाया गया है। फिर हानफेई एम्प्रेस के सामने आती है और उन्हें ग्रीट करती है। एम्प्रेस हानफेई को देखने के बाद कहती है, आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि आप इतना स्टूपिड क्राइम करेंगी। फिर भी उस गार्ड को लाया जाए। एम्प्रेस का ये ऑर्डर मिलते ही उस गार्ड को वहाँ पर पेश किया जाता है। उस गार्ड को देखने के बाद हानफेई मन में कहती है, क्या वो अपने लुक्स के साथ किसी अफेयर का दाग लगाने के लायक भी है? क्विंचे के एक बाल से भी इसका कंपेयर नहीं किया जा सकता। उन्हें और अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए थी। तभी वो गार्ड हानफेई को बड़े प्यार से कहता है, फेई। ये सुनते ही हानफेई शॉक हो जाती है और उसे पसीना आने लगता है। वो गार्ड आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये सब मेरी गलती है। तभी हेड लेडी कहती है, बंद करो, एम्प्रेस के सामने तुम इस तरह का व्यवहार करना बंद करो। वो गार्ड हानफेई को बड़े ही प्यार से देख रहा होता है। उसकी नजरें अपने ऊपर पाकर हानफेई मन में कहती है, आखिर वो मुझे क्यों देख रहा है? तभी एम्प्रेस कहती है, सच बताओ मुझे। ये सुनने के बाद वो गार्ड ड्रामा करते हुए कहता है, योर हाइनेस, मैं और फेई एक दूसरे के प्यार में हैं, लेकिन सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं है। आप दयालु हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि आप हम दोनों को जीने देंगी। ये एक्टिंग देखते हुए हानफेई मन में कहती है, अरे वाह, इसको कितने पैसे मिले हैं?
ये इस काम को इतनी गहराई से ले रहा है। तभी एम्प्रेस कहती है, मैं तुम्हारे हार्ट की फीलिंग को समझती हूँ, लेकिन हान फेई एमा पैलेस से है, इसीलिए वो अगर उससे निकली तो अच्छा नहीं होगा। फिर एम्प्रेस हेड लेडी से पूछती है, आपको क्या लगता है? ये सुनने के बाद हेड लेडी कहती है, अगर कोई एमा पैलेस का अपमान करता है तो उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। हेड लेडी की ये राय सुनकर एम्प्रेस अपना सर हाँ में हिलाती हैं। वो गार्ड ये देखकर कहता है, थैंक यू योर मैजेस्टी, आप मुझे और फेई को एक ही कब्र में दफनाना ताकि अगले जन्म में हम। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, हान फेई चिल्लाकर कहती है, तुम मरना चाहते हो, मैं नहीं। हान फेई बड़े ही गुस्से से उस गार्ड की ओर बढ़ रही होती है और मन में कहती है, तो क्रिमिनल्स मुझे मारने के लिए एम्प्रेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं की होगी कि मैं इस मौके का इस्तेमाल अपने लिए चीजें बदलने के लिए करूंगी। अगर मैं लकी रही तो इसके बाद मैं एम्प्रेस की साइड जीत लूंगी। हान फेई उस गार्ड के पास पहुंच जाती है और कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनने के बाद वो गार्ड कहता है, फेयर, मैं जानता हूँ कि तुम हमारे रिश्ते को इसलिए नकार रही हो क्योंकि तुम डर रही हो। फिर हान फेई अपने हाथ को बड़े स्टाइल से बांधते हुए कहती है, मैं एक प्राइम मिनिस्टर की बेटी हूँ और तुम एक छोटे से गार्ड। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दूंगी? हान फेई को इस तरह से बात करते देख एम्प्रेस मन में सोचती है, हान फेई नॉर्मल यंग लेडीज की तरह फाइट नहीं कर रही, ये तो इंटरेस्टिंग है। हान फेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, आखिर तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? ये सुनने के बाद वो गार्ड कहता है, जब हम एक हुए थे तो मैंने तुमसे हमेशा के लिए प्रॉमिस किया था। तभी हेड लेडी कहती है, इस तरह की अश्लील बातें करना बंद करो। उस गार्ड की ये बात सुनने के बाद हान फेई मुस्कुराती है और मन में कहती है, मैं उसके यही कहने का इंतजार कर रही थी। हान फेई अपने आईब्रो को उठाती है और उससे कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम वो करने में सक्षम हो जिसका तुमने अभी दावा किया, जो हमने किया? तुम्हारी गति तो बहुत स्लो है, तुम्हारा चेहरा और आंखें सब धंसा हुआ है, इसके साथ ही तुम्हारी बॉडी इतनी कमजोर है, तो तुम ऐसा कुछ करने में कैसे सक्षम हो सकते हो? फिर हान फेई एम्प्रेस से कहती है, योर हाइनेस, जब भी किसी के ऊपर इस तरह का आरोप लगाया जाता है तो वह उसे हटा नहीं पाता क्योंकि वह अपनी बेइज्जती होने से घबराता है, लेकिन मैं उनसे अलग हूँ क्योंकि मैं इनोसेंट हूँ। वो गार्ड हान फेई को इतना कॉन्फिडेंट होके बोलते हुए देखता है तो घबरा जाता है और कहता है, फेयर, ये बोलना बंद करो। लेकिन हान फेई उसका कुछ नहीं सुनती और कंटिन्यू करते हुए कहती है, योर हाइनेस, मैं मेडिकल चेकअप कराने के लिए भी तैयार हूँ, अपनी सच्चाई साबित करने के लिए। ये सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और एम्प्रेस कहती है, तो ऐसा लगता है कि आपके इस मैटर में और भी बहुत कुछ है। उस गार्ड को बाहर ले जाओ और उससे अच्छी तरह से पूछताछ करो और पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है। हेड लेडी और उस गार्ड के चले जाने के बाद एम्प्रेस वहां काम कर रहे सर्वेंट को भी वहां से बाहर भेज देती हैं। फिर एम्प्रेस हान फेई से कहती हैं, हो सकता है कि उस गार्ड ने आप पर झूठा आरोप लगाया हो, लेकिन आप उन रातों में कहाँ थे? ये सुनने के बाद हान फेई घबरा जाती है और मन में कहती है, अरे नहीं, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। एम्प्रेस कंटिन्यू करते हुए कहती है, तुम मुझे सच बताओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनने के बाद हान फेई कहती है, कहना मुश्किल है। हान फेई को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, इसीलिए वो मन में कहती है, रहने भी दो, अब मैं हार मान लेती हूँ। फिर हान फेई बहुत ही सभ्य तरीके से कहती है, योर हाइनेस, जैसा कि आप देख सकती हैं, मैं इतनी मोटी हूँ, इसीलिए मुझे इससे शर्मिंदगी महसूस होती है जब लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो इसीलिए मैं देर रात तक एक्सरसाइज करती हूँ। ये सुनने के बाद एम्प्रेस बड़े ही आराम से कहती हैं, ये कोई शर्मनाक बात नहीं है, बस अगली बार से तुम ऐसे लोगों से थोड़ा केयरफुल रहना और इनके ट्रैप्स में दोबारा मत फंसना। एम्प्रेस अपने टी को बाजू में रखती हैं और कहती हैं, हान फेई, मुझे तुम पसंद हो। फिर एम्प्रेस अपने सिंहासन से उठ जाती हैं और सीढ़ियों से उतरते हुए कहती हैं,
ग्लोरी, पावर और स्टेटस, मैं तुम्हें ये सब दे सकती हूँ। ये सुनने के बाद हानफेई खुद को शांत दिखाती है, लेकिन मन में उछल रही होती है और कहती है, फाइनली एक ऐसा प्लॉट आ गया जहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। एम्प्रेस कंटिन्यू करते हुए कहती है, अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगी तो मैं चाहती हूँ कि जब तुम एमा पैलेस छोड़ो तो तुम प्रिंस क्विंचे से शादी कर लो। ऐसा कहने के साथ एम्प्रेस मन में सोच रही होती है, क्विंचे और उसकी माँ, मैं दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन क्विंचे उससे बच गया। तो क्यों ना मैं किसी को उस पर मेरे लिए निगरानी करने भेजूं। मुझे लगता है इस काम के लिए हानफेई सही रहेगी, क्योंकि वो इस टाइम ऐसी सिचुएशन में फंसी है जहाँ पर उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। और दूसरी ओर हानफेई मन में सोच रही होती है, प्रिंस क्विंचे से शादी मैं ये करूंगी, यहाँ तक कि कोई मुझे घुटने टेकने या जमीन चाटने को भी कहे तो भी मैं करूंगी। तभी एम्प्रेस हानफेई को ख्यालों से बाहर निकालते हुए कहती है, तो क्या तुमने इसके बारे में गहराई से सोचा? फिर हानफेई ब्लश करते हुए कहती है, मैं ये करूंगी। और वो मन ही मन कहती है, मैं ये 1000 बार भी करूंगी। ये सुनने के बाद एम्प्रेस खुश हो जाती हैं और कहती हैं, गुड, अब आप एमा पैलेस में बिना किसी चिंता के रह सकती हैं और आपका ये मैटर मैं देख लूंगी। और हाँ, आपको प्रिंस क्विंचे की मंथली रिपोर्ट मुझे देनी होगी। फिर एम्प्रेस घूमकर कंटिन्यू करते हुए कहती है, हालांकि याद रखें, आप इस बारे में कुछ गलत न सोचें। फिर हानफेई कहती है, जो हुक्म मेरे आका। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हानफेई के रूम में, जहाँ पर हानफेई अपने बेड पर लेटी होती है और मन में सोच रही होती है, शादी, वो भी प्रिंस क्विंचे से। फिर हानफेई अपने और प्रिंस क्विंचे की शादी का इमेजिन करने लगती है। ये सब इमेजिन करते हुए हानफेई काफी ब्लश कर रही होती है। तभी उसे होश आता है और वो कहती है, हे भगवान, ये कितना शर्मनाक है। तभी हानफेई अचानक उठकर बैठ जाती है और कहती है, हे ताओबाओ, मुझे बताओ प्रिंस चार्मिंग की एज कितनी है? ताओबाओ कहता है, वो 20 ईयर के यंग और एनर्जिक मैन हैं। ये सुनने के बाद हानफेई में जोश आ जाता है और वो कहती है, अरे वाह, ये तो पूरी तरह से लायक है। मैं तो लगभग 27 ईयर्स की हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ही एक ताजा मांस मिल रहा है। फिर ताओबाओ पसीना पोंछते हुए कहता है, एम्प्रेस द्वारा दिए गए मिशन की चिंता करनी चाहिए होस्ट। ताओबाओ की ये बात सुनने के बाद हानफेई मन में कहती है, आखिर एम्प्रेस एक अपंग प्रिंस से क्यों इतना सावधान हो रही है। तभी हानफेई को उसके विंडो के इधर से एक आवाज सुनाई देती है। जी फेंग चिल्लाते हुए कहता है, लेडी हानफेई, आपसे हीज हाइनेस मिलना चाहते हैं। फिर हानफेई विंडो खोलती है और जी फेंग से कहती है, तुम्हें नहीं लगता अभी अभी मुझसे पूछताछ की गई है, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे अभी हीज हाइनेस को देखने के लिए नहीं जाना चाहिए। जी फेंग हानफेई की ये बात पे ध्यान नहीं देता और फटाक से उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है और उसे अपने मार्शल आर्ट के जरिए उड़ाते हुए प्रिंस क्विंचे के रूम की ओर ले जाने लगता है। फिर हम यानार को देखते हैं, जो कि बहुत ही गुस्से से कहती है, उन्होंने उसे कितनी आसानी से जाने दिया। हानफेई, तुम बार बार मेरे मैटर में आ रही हो। मुझे लगा था कि इस बार मैं तुमसे छुटकारा पा लूंगी, लेकिन मुझे इस बार इसमें फेल होने की उम्मीद नहीं थी। तभी कोई कहता है, पागल मत बनो होस्ट। और हम देखते हैं जिंग डोंग को, जो कि ताओबाओ की तरह ही सिस्टम का अपीयरेंस है। वेल गाइस, इसका मतलब है हानफेई अकेली नहीं जिसके पास सिस्टम है, बल्कि हानफेई की सौतेली बहन यानार के पास भी है। अब बस एक तुक्का था, क्यों ना फिलहाल के लिए हम इस पर रोक लगा दें। ये सुनने के बाद यानार कहती है, वो तो अच्छा है कि मैंने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा है, इसीलिए वे लोग मुझे पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हानफेई पे, जो कि प्रिंस क्विंचे के कमरे के बाहर खड़ी होती है और कहती है, मुझे बहुत ही डीजी फील हो रहा है, लगता है कि मैं उल्टी कर दूंगी, क्योंकि हानफेई को जी फेंग ने उड़ाकर लाया था अपने मार्शल आर्ट के जरिए, इसीलिए हानफेई को ऐसा महसूस हो रहा है।
इससे पहले कि हानफेई कुछ कर पाती, जी फेंग हानफेई को पकड़ता है और रूम के अंदर धक्का दे देता है। अंदर घुसते ही हानफेई प्रिंस क्विंचे को देखती है। उसे देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर हानफेई अपने आंसू को पोंछती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं वापस आ गई योर हाइनेस। प्रिंस क्विंचे हानफेई को अपने हाथ के इशारे से अपने पास बुलाता है। हानफेई उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसके पैरों को देखते हुए कहती है, क्या ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है और क्या तुम सही से खाना खा रहे हो? ये सुनने के बाद प्रिंस क्विंचे बड़े ही प्यार से हानफेई के गाल को पकड़ता है और कहता है, तुम मेरे बारे में चिंता कर रही हो, लेकिन क्या तुम ये जानती हो कि मैं भी तुम्हारे बारे में चिंतित था? ये सुनने के बाद हानफेई ब्लश करने लगती है और अपने सिर को हिलाती है। प्रिंस क्विंचे कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम मुझे दोष दे सकती हो क्योंकि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। हानफेई ये सब सुनकर खुश हो रही होती है और प्रिंस क्विंचे के कपड़ों में अपने सर को रगड़ने लगती है। तभी अचानक हानफेई उस कपड़े को पकड़कर सूंघने लगती है और कहती है, योर हाइनेस, क्या आपने कोहोश हर्ब्स का यूज किया है? ये सुनने के बाद प्रिंस क्विंचे मुंह फेर लेता है और कुछ भी जवाब नहीं देता। ये देखकर हानफेई कहती है, कोई बात नहीं, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं ये जीफेंग से पूछ लूंगी। जैसे ही हानफेई बाहर की ओर जाने लगती है तभी प्रिंस क्विंचे उसे रोकता है और फिर प्रिंस क्विंचे कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं वो था जिसने इसे लेने के लिए जोर दिया। ये सुनने के बाद हानफेई कहती है, कोहोश हर्ब्स दिमाग को साफ करने के लिए अच्छा है, लेकिन इसके अलावा वो बहुत शक्तिशाली भी है। नॉर्मल लोग भी इसे आसानी से नहीं पचा सकते, तो आप इसे क्यों ले रहे हैं योर हाइनेस? ये सुनने के बाद प्रिंस क्विंचे कहता है, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनने के बाद हानफेई शांत हो जाती है और कुछ देर बाद कहती है, तो क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है योर हाइनेस कि मैं आपका इलाज कर सकती हूँ? फिर प्रिंस क्विंचे कहता है, तो क्या तुम मेरा इलाज कर सकती हो? ये सुनने के बाद हानफेई प्रिंस क्विंचे के हाथ की नब्ज चेक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है, आपको अपने शरीर को किसी भी तरह से चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है योर हाइनेस। प्रिंस क्विंचे अपने हाथ की नब्ज हानफेई को चेक करने नहीं देता और अपने हाथ को पीछे खींचते हुए कहता है, नहीं हानफेई। ये सुनकर हानफेई को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अगर तुम मुझे अपना इलाज करने की अनुमति नहीं देना चाहते तो मेरा नाम भी मत लो। ऐसा कहने के साथ हानफेई पैर पटकते हुए वहाँ से जाने लगती है कि तभी प्रिंस उसे रोकता है। हानफेई रुककर अपने मन में सोचती है, अगर उसे इलाज नहीं कराना तो मुझे क्यों रोक रहा है? तभी प्रिंस अचानक कहता है, एम्प्रेस ने तुमसे क्या कहा? ये सुनकर हानफेई शॉक हो जाती है और कहती है, तो तुमने मुझे आज रात यहाँ क्यों बुलवाया? ये सुनने के बाद प्रिंस कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी हानफेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, एम्प्रेस ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूं और तुम्हारी जासूसी करूं। ये सुनने के बाद प्रिंस क्विंचे अपने कपड़े को टाइटली पकड़ता है और कहता है, तो तुमने क्या जवाब दिया? फिर हानफेई कहती है, मैंने इसे एक्सेप्ट करने का नाटक किया। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती, लेकिन क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? ये सुनने के बाद प्रिंस क्विंचे कहता है, हाँ मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन अगर ये मेरे लिए नहीं होता तो तुम्हें उसकी बात मानने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी अचानक हानफेई का ध्यान प्रिंस क्विंचे के कपड़ों पर जाता है और वो मन में कहती है, एक मिनट रुको जरा, इसके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? फिर हानफेई कहती है, आपने कोहोश हर्ब लिया क्योंकि आप खुद के दम पर अपने पैरों पर खड़े होना चाहते थे। ये सुनने के बाद प्रिंस क्विंचे कुछ भी नहीं कहता और हानफेई उसे नम्र आंखों से देखने लगती है। फिर प्रिंस अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारा क्या करूं हानफेई? मुझे डर है कि तुम मेरी मौत बन जाओगी। हानफेई आगे बढ़ते हुए कहती है, मुझे तुम्हारा इलाज करने दो। फिर हानफेई बड़े ध्यान से प्रिंस क्विंचे का ट्रीटमेंट करने लगती है। तभी अचानक प्रिंस क्विंचे आगे बढ़ता है और हानफेई के सर पर एक प्यारी सी किस कर देता है। फिर जब हानफेई अपना सर उठाकर उसकी ओर देखती है
तो प्रिंस क्विंचे अपनी नजरें चुराने लगता है, जिसको इस तरह से देखकर हानफेई शर्मा जाती है और मन में कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस तरह के यंग लड़के से खुद को अट्रैक्ट होने नहीं दे सकती। हानफेई बहुत ज्यादा ही शर्मिंदा हो रही होती है कि तभी अचानक प्रिंस क्विंचे हंसता है और कहता है, गोल मटोल। ऐसा जवाब देते हुए हानफेई प्रिंस क्विंचे की ओर देखती है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारा नाम लेना चाहता था। प्रिंस क्विंचे की ये मुस्कुराहट देखने के बाद हानफेई फिर से अपने दिल पे हाथ रख लेती है और कहती है, धत तेरी की, ये मुझ पे कितना ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है। तभी अचानक बाहर से मुर्गे के कुकड़ू कू करने की आवाज आती है। ये सुनने के बाद हानफेई कहती है, सुबह होने वाली है योर हाइनेस, अब मुझे जाने की जरूरत है। फिर प्रिंस क्विंचे हानफेई को जाने के लिए हाँ बोल देता है और हानफेई जाते हुए कहती है, मैं आपके पैरों को ठीक करने का तरीका ढूंढ लूंगी, मुझे इस पर विश्वास है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे एमा पैलेस में, जहां पर सभी लेडीज की एम्ब्रॉयडरी की क्लास चल रही होती है। हानफेई भी अपने कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी करते हुए मन में कहती है, पैलेस की किसी भी लेडी के बारे में कुछ भी असमान नहीं है, तो आखिर मुझे निशाना कौन बना रहा है। तभी हानफेई का ध्यान यानार पर जाता है, जो कि उसकी ओर ही देख रही होती है, वो भी बेचारी बनते हुए। यानार को देखकर हानफेई मन में सोचती है, कितना नकली ड्रामा कर रही है ये, इसकी तो शक्ल देखकर ही पता चल रहा है ये नकली है। तभी अचानक सिस्टम कहता है, डिंग डिंग डिंग, क्योंकि आपने पिछली बार बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इसीलिए आपको एक रिजुवेनेशन हैंड दिया जाता है और आपके लिए एक न्यू मिशन है। वापस अपने मेंशन जाइए और हानवेंशु को सेव कीजिए। फिर हानफेई कहती है, रिजुवेनेशन हैंड से क्या मैं प्रिंस चार्मिंग की मदद कर सकती हूँ? ये सुनने के बाद ताओबाओ कहता है, नहीं होस्ट, ये बहुत मुश्किल है। फिर ताओबाओ हानफेई को निराश होता देखता है तो कहता है, लेकिन कोई बात नहीं होस्ट, मैं खुद को शट डाउन करके इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप प्रिंस चार्मिंग की मदद कर सकें। ये सुनकर हानफेई बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बहुत खूब। फिर ताओबाओ थोड़ा टेंशन लेते हुए कहता है, मैंने अपने जैसे ही पावर्स को महसूस किया है, ये जरूर एक सिस्टम होगा, लेकिन आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है होस्ट, क्योंकि मैं लेटेस्ट वर्जन हूँ। हानफेई शॉक होते हुए कहती है, तो इसका मतलब ये है कि किसी और के पास भी सिस्टम मिशन है? फिर ताओबाओ कहता है, मुझे यकीन तो नहीं है, क्योंकि एक वर्ल्ड में केवल एक ही सिस्टम रह सकता है, शायद इस गेम में कुछ नए चरण आए हों। वेल होस्ट, आप अपना ध्यान रखिएगा, अब मैं खुद को शट डाउन करता हूँ, बाय बाय। ऐसा कहने के साथ ताओबाओ वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हानफेई मन में कहती है, नया चरण, तो फिर आओ मेरे पास। हम यानार को देखते हैं, जो कि एक कपड़े पे बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती है और फिर उस कपड़े को अपने एम्ब्रॉयडरी सिखाने वाली मैम को दिखाती है। वो देखने के बाद वो यानार की खूब तारीफ करने लगती है। फिर यानार कहती है, तो अब मेरा काम हो गया है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। यानार के जाते ही बाकी की सारी लेडीज उस कपड़े को देखने लगती हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ, जहाँ पर यानार खड़ी होती है कि तभी उससे जिंगडोंग कहता है, होस्ट, हम बैंक्वेट का मिशन कंप्लीट करने में फेल हो गए हैं, इसीलिए आपके कंप्लीशन रेट में से 5% काट लिया गया है। ये सुनने के बाद यानार गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बना लेती है। जिंगडोंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्लियरली आपका ही परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था होस्ट, लेकिन मैं सुप्रीम सिस्टम के इस डिसीजन को नहीं समझा। ये सुनकर यानार बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये सब सिर्फ और सिर्फ हानफेई की वजह से हुआ है। फिर हमें बताया जाता है कि यानार बहुत पहले ही इस वर्ल्ड में आ गई थी। ये तब हुआ था जब यानार के लिए चुनी गई बॉडी एक बच्ची ही थी। उसने अपनी माँ को समाज में ऊपर आने में मदद की और प्राइम मिनिस्टर की फर्स्ट वाइफ को मारने के लिए फोर्स किया, यानी ओरिजिनल हानफेई की मदर को मारने में यानार और उसकी माँ का हाथ था। और यानार की नजरों में कभी भी हानफेई इम्पोर्टेंट थी ही नहीं।
हान्यान के पिछली लाइफ में वो एक ऐसी लड़की थी जिसे हर दिन लोग बुली किया करते थे और वो उन सभी सताए जाने वाले लोगों से बच नहीं पाई। दिन प्रतिदिन लोग उसे इसी तरह से सताया करते थे जब तक कि उसने एक सिस्टम को नहीं पाया। सिस्टम द्वारा बचा लिए जाने के बाद उसने नया जीवन शुरू किया, अंत में जैसी आशा थी उसके लिए। लेकिन फिर अचानक हानफेई बदल गई और उसके हर एक प्लान में इंटरफेयर करने लगी। फिर यानार कहती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हानफेई भी मेरी तरह इस वर्ल्ड में आ गई है? ये सुनकर जिंगडोंग कहता है, नहीं होस्ट, ये नामुमकिन है क्योंकि एक वर्ल्ड में केवल एक ही सिस्टम रह सकता है और मुझे यकीन है कि सुप्रीम सिस्टम कभी भी अपने नियमों को नहीं तोड़ते। ये सुनकर यानार बोलती है, आई होप यही मामला हो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे, वो भी सुबह सुबह हानफेई के रूम में, जहाँ पर हानफेई सो रही होती है कि तभी उसे बाहर से बहुत शोर सुनाई देता है। फिर हानफेई उस शोर को सुनकर उठ जाती है और गुस्से से अपने विंडो को खोलते हुए मन में कहती है, कितना शोर है, आखिर क्या चल रहा है। तभी हानफेई को अपने बाजू के कमरे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही होती है, मैं ये कपड़ा भी ट्राई करूंगी, मुझे आखिर फ्लावर व्यूइंग बैंक्वेट में एम्प्रेस की नजरों में जो आना है। ये सुनने के बाद हानफेई मन में कहती है, फ्लावर व्यूइंग बैंक्वेट, आखिर एम्प्रेस अब क्या करना चाहती हैं। फिर हानफेई भी फटाफट रेडी होकर बाहर आ जाती है जहाँ पर एम्मा पैलेस की सारी लेडीज लाइन लगाकर खड़ी होती हैं और उनके आगे एक लेडी कहती है, आप सभी चलिए। फ्लावर वीविंग बैंक्वेट की ओर जाते हुए सारी लेडीज आपस में बात कर रही होती हैं, जिनमें से एक कहती है, मैंने सुना है कि वहाँ पर क्राउन प्रिंस भी आने वाले हैं। तभी दूसरी कहती है, और तो और बहुत सारे हैंडसम मैन भी आएंगे। ये सब सुनकर हानफेई उबासी लेते हुए कहती है, ये लोग फ्लावर देखने जा रहे हैं या लोगों को। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है बैंक्वेट में, जहाँ पर एम्प्रेस होती हैं और ढेर सारी लेडीज भी। वे सभी उस खूबसूरत फ्लावर्स को देखने का लुत्फ उठा रही होती हैं और आपस में बातें कर रही होती हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हानफेई पे, जो कि एक जगह पर बैठी होती है और उसके आगे की वो सारी लेडीज अभी भी बातें कर रही होती हैं। उनको बातें करता देख हानफेई मन में कहती है, इनकी बातें अभी तक खत्म नहीं हुई। तभी वो पहली लेडी कहती है, क्राउन प्रिंस अभी भी काबिल हैं, आखिर वो एम्प्रेस के बेटे हैं और सेकंड प्रिंस बहुत ही टैलेंटेड है, इसीलिए वो बहुत अच्छा है। तभी वो सेकंड लेडी कहती है, थर्ड प्रिंस भी तो है। ये सुनते ही वो फर्स्ट लेडी उसे चुप कराती है और बताने लगती है कि थर्ड प्रिंस की मदर लेडी यू एक फॉरेनर थी जो एम्परर को भेंट में दी गई थी। एम्परर ने लेडी यू को इतना पसंद किया जिससे कि एम्प्रेस उनसे जलन खाने लगी। फिर एम्प्रेस ने कुछ ऐसा किया जिससे कि लेडी यू एम्परर की साइड खो दी और फिर उन्हें कोल्ड पैलेस में डाल दिया गया। यहाँ तक कि जब लेडी यू प्रेग्नेंट हुई तब भी एम्परर उनको इग्नोर मारते थे। फिर किसी ने भी इस माँ बेटे की जोड़ी को कभी नोटिस नहीं किया और जब लेडी यू की डेथ अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई तब थर्ड प्रिंस केवल और केवल 6 इयर्स के ही थे। कोई नहीं जानता कि असल में हुआ क्या था। लेडी यू के डेथ होने के लगभग कुछ समय बाद ही थर्ड प्रिंस अपंग हो गए और इम्पीरियल प्रिसेप्टर ने कहा कि थर्ड प्रिंस अनलकी है और उसका ये कॉम्प्लेक्स फेथ लोगों को बहुत आसानी से इफेक्ट करेगा। उसने एम्परर को आपदा से बचने के लिए थर्ड प्रिंस को मास्क देने के लिए कहा जिससे कि उनका चेहरा ढका रहे ताकि डिजास्टर को अवॉइड किया जा सके। ये सब सुनने के बाद हानफेई को गुस्सा आ जाता है और हानफेई गुस्से से अपने सामने पड़े उस टेबल को लात मारती है जिससे कि उस टेबल पर रखी चीजें उस फर्स्ट लेडी के कपड़ों पर गिर जाती है और वो लेडी कहती है, हानफेई तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए। ये सुनने के बाद हानफेई कहती है, मुझे माफ कर दो, मेरे पैर में थोड़ी ऐंठन आ गई थी, बस इसीलिए गलती से हो गया। एम्प्रेस को जो कि कहती है, जो कि आज फ्लावर व्यूइंग बैंक्वेट है तो क्यों ना हम फ्लावर थीम पर पोयम्स बोलें। ये सुनने के बाद हानफेई मन में बोलती है, टाइम ये है या वो, पर एक चीज कॉमन है जो कि है फ्लावर
के ऊपर पोयम बोलना। लेकिन इन सब में हानवेंशु को बचाने का अपना ये मिशन करने के लिए मैं पैलेस से बाहर कैसे निकल पाऊंगी। तभी वहां पर एम्परर आ जाते हैं और वो कहते हैं, ओ एम्प्रेस, लगता है कि आप इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। मुझे कहना होगा कि आपका ये आइडिया बहुत ही इम्प्रेसिव है। एम्परर को देखते ही सभी लोग एम्परर को ग्रीट करने लगते हैं और उनके लॉन्ग लाइफ के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। फिर एम्परर उन सभी को उठने को बोलते हैं और कहते हैं, आज हम यहाँ पर फ्लावर देखने आए हैं, तो इतना ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। एम्परर के साथ क्राउन प्रिंस और बाकी के बहुत सारे अफसर्स भी आए होते हैं। तभी क्राउन प्रिंस सारी लेडीज की ओर देखता है। ये देखकर कि वो हमारी ओर देख रहे हैं, सारी लेडीज दीवानी हो जाती हैं। तभी क्राउन प्रिंस की नजर यानार पर जाती है, जो कि उन सभी लेडी से दूर होकर अकेले खड़ी होती है। ये देखकर कि क्राउन प्रिंस ने उसकी ओर देखा, यानार खूब ज्यादा ब्लश करने लगती है, क्योंकि क्राउन प्रिंस को यानार का पिछले बैंक्वेट में किया गया डांस काफी पसंद आया था। तो वो यानार को देखते हुए मन में सोचता है, ये वही लड़की है ना। फिर यानार भी क्राउन प्रिंस की ओर देखने लगती है। उन दोनों को इस तरह से देखकर हानफेई मन में कहती है, बस बहुत हो गया, मैं अब ये सब नहीं देख सकती। तभी हानफेई का ध्यान सेकंड प्रिंसेस और थर्ड प्रिंसेस पे जाता है। हानफेई उनके पास पहुंच जाती है और कहती है, योर हाइनेस, आप लोग इतने उदास क्यों दिख रहे हैं। ये सुनने के बाद सेकंड प्रिंसेस पूछती है, क्या आप एमा पैलेस की लेडी हैं। फिर हानफेई अपना सर हाँ में हिलाती है और सेकंड प्रिंसेस कंटिन्यू करते हुए कहती है, हम पोयम में उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए हमारे फादर हमसे ज्यादा खुश नहीं होते। ये सुनने के बाद हानफेई कहती है, तो आप दोनों का मतलब ये है कि आप एम्परर की फेवरेट नहीं है। ये सुनने के बाद दोनों प्रिंसेस थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है, तुम इतनी मुफ्त तरीके से कैसे बोल सकती हो। फिर हानफेई पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ पर सारी लेडीज क्राउन प्रिंस और बाकी के ऑफिसर्स को ताड़ने में बिजी होती हैं। फिर हानफेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, तो क्यों ना हम एक डील करें। ये सुनने के बाद सेकंड प्रिंसेस कहती है, डील। हानफेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, हाँ डील, मैं आप लोगों की मदद करूंगी एम्परर का फेवर पाने में, और इसके बदले आप लोग मेरी मदद कर दीजिएगा पैलेस से बाहर जाने में। ये सुनने के बाद सेकंड प्रिंसेस थोड़ी देर सोचती है और कहती है, फादर को हमसे बहुत उम्मीदें हैं, तो क्या आपको विश्वास है कि आप ये कर सकती हैं। ये सुनकर हानफेई आंख मारते हुए कहती है, कोशिश करने में बुराई ही क्या है। सेकंड प्रिंसेस थोड़ा टेंशन लेते हुए कहती है, तो आपकी डील। ये सुनकर हानफेई कहती है, डोंट वरी, एक अच्छा फ्यूचर आप दोनों का इंतजार कर रहा है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एम्परर पर, जिनके सामने एक आदमी आके कहता है, योर हाइनेस, मैं आपके लिए एक पोयम कहना चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो अपना पोयम शुरू कर देता है। उसकी बकबक बकबक सुन के एम्परर मन में कहते हैं, क्या बेकार पोयम है। तभी सेकंड प्रिंसेस कहती है, फादर, मेरे पास एक पोयम है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद एम्परर मन में सोचते हैं, सेकंड प्रिंसेस सियान। सेकंड प्रिंसेस घबराते हुए आगे बढ़ती हैं, लेकिन इस बात को किसी को भी जाहिर होने नहीं देती। फिर वो स्टाइल में चलते हुए उस पोयम को स्टार्ट करती हैं। मेरा सैड पास्ट मेंशन करने के लायक नहीं, जब से मेरी स्पिरिट आज के इस फ्लावर्स को एंजॉय कर रही है, जैसे कि मेरा घोड़ा हवा की तरह तेज दौड़ता है और मैं अपने चारों ओर चांगान के इन खूबसूरत फ्लावर्स को देखकर एंजॉय करती हूँ। ये सुनने के बाद एम्परर मन में कहते हैं, एंजॉयमेंट से भरा चांगान के फूल। फिर वो क्लैपिंग करते हुए कहते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा था। ये सुनकर सेकंड प्रिंसेस झुक जाती है और कहती है, मुझे माफ करना अगर मैंने अच्छा नहीं कहा तो, मैं तो बस प्रैक्टिस कर रही थी। ऐसा करने के साथ ही सेकंड प्रिंसेस मन में सोच रही होती है कि हानफेई ने मुझे बताया था कि जब मेरी तारीफ की जाए तो मैं ज्यादा खुश ना हूँ और जितना हो सके उतना हम्बल रहूँ।
तो ये अच्छा होगा। एम्परर सेकंड प्रिंसेस के इस पोयम से काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर थर्ड प्रिंसेस आ जाती है और वो कहती है, फादर मैं भी आपको एक पोयम सुनाना चाहती हूँ। एम्परर से इजाजत मिलने के बाद थर्ड प्रिंसेस अपनी पोयम सुनाती है, जिस पोयम को सुनने के बाद एम्परर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मेरा किंगडम हान लिंग भी कभी यंग था। तभी एम्प्रेस कहती है, हमारे सभी बच्चों में से अब काबिल बच्चे सामने आ गए हैं और हमारी ये दो प्रिंसेस बहुत ही टैलेंटेड हैं। अपनी तारीफ सुनने के बाद दोनों प्रिंसेस ही पीछे मुड़कर हानफेई की ओर देखती हैं, लेकिन हानफेई को इन सब से कोई मतलब नहीं होता। वो बैठे बैठे ही सो रही होती है। तभी अचानक हानफेई को किसी चीज के गिरकर टूटने की आवाज सुनाई देती है, जिससे हानफेई अपनी आंखें खोल लेती है और अपने सामने यानार को देखती है। यानार को देखने के बाद हानफेई मन में कहती है, मेरी बहन सहमी हुई क्यों लग रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो खुद एक दहशत है। यानार वहीं सहमी हुई सी बैठ जाती है और उस कप के टुकड़ों को उठाने लगती है। हानफेई ये सब देखकर मुस्कुराती है और मन में कहती है, जब ओरिजिनल हानफेई पैदा हुई थी तब ढेर सारे कौवे काव काव कर रहे थे, जिससे कि लोगों ने उसे अनलकी का नाम दे दिया। इसके उलट यानार पर तो अच्छी किस्मत की बारिश ही हो गई, क्योंकि जब वो पैदा हुई तब सभी पंछी अपने घोंसले में वापस आ रहे थे। यानार यंग होने के साथ ही बहुत ही टैलेंटेड है। वो बहुत सी चीजों में अच्छी है, जैसे कि जितार बजाना, शतरंज, कोरियोग्राफी, पेंटिंग और तो और वो बहुत ही शांत स्वभाव की है और वो अहंकारी भी नहीं है। वो तो एक आदर्श बेटी है। वो ये भी जानती है कि दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट कैसे करना है और कौन से टाइम पर प्लानिंग कर कर एंट्री मारनी है। ये तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। शायद उसके पास दूसरा सिस्टम है। फिर हानफेई यानार की ओर देखती है, लेकिन उसकी नजरें क्राउन प्रिंस से मिल जाती है। एक दूसरे को देखने के बाद दोनों ही अपने चेहरे गुस्से से घुमा लेते हैं। फिर यानार अपने मन में कहती है, जिंग डोंग, उन दोनों पोयम्स को जानना उनके लिए नामुमकिन है। ये जानने का कोई रास्ता नहीं। जिंगडोंग कहता है, नहीं होस्ट, वे आपकी तरह ट्रांसमाइग्रेटर नहीं हो सकते। ये सुनकर यानार बोलती है, मुझे परवाह नहीं, लेकिन यहाँ हीरोइन मैं ही हूँ और अगर यहाँ पर कोई और ट्रांसमाइग्रेटर है तो हमें उसे ढूंढकर मारने की जरूरत है। हम देखते हैं हानफेई को, जो कि अपने रूम में एक्सरसाइज कर रही होती है कि तभी हानफेई के दरवाजे पर ठक ठक होती है। वो सुनने के बाद हानफेई कहती है, अंदर आ जाओ। फिर हम देखते हैं सेकंड और थर्ड प्रिंसेस अंदर आती हैं और वो हानफेई से कहती हैं, लेडी हानफेई, आप हमारे ग्रेटिट्यूड को एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा कहने के साथ वे दोनों घुटनों पर बैठ जाती हैं और कहती हैं, लेडी हानफेई प्लीज हमें गाइड कीजिए। दोनों प्रिंसेस को इस तरह से देखकर हानफेई मन में कहती है, ओह, मैं तो बस पैलेस से बाहर निकलना चाहती थी। लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टम अपीयर हो जाता है और कहता है, होस्ट, इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। सिस्टम की आवाज सुनकर हानफेई कहती है, ओह, तुम कब आए? तभी ताओबाओ अपीयर हो जाता है और कहता है, होस्ट, मेरे पास आपके लिए एक बैड न्यूज है। ताओबाओ कंटिन्यू करते हुए कहता है, सुप्रीम सिस्टम में कुछ गड़बड़ है होस्ट, इसीलिए इस टाइम पर किसी दूसरे सिस्टम को ट्रेस करना नामुमकिन है। ये सुनकर हानफेई थोड़ा सोचती है और कहती है, मुझे लगता है कि दूसरा सिस्टम यानार के पास है, क्योंकि मैंने कुछ चीजें नोटिस की। ये सुनकर ताओबाओ कहता है, तो आपको क्या लगता है कि उसका अल्टीमेट मिशन क्या होगा? फिर वो दोनों ही इस बारे में सोचने लगते हैं। तभी अचानक हानफेई कहती है, होल्ड ऑन, लगता है मैं कुछ भूल गई। और हम देखते हैं वो दोनों बेचारी प्रिंसेस वैसी की वैसी बैठी होती हैं। फिर हानफेई उन दोनों प्रिंसेस के पास जाती है और कहती है, ऑफ कोर्स, मैं आप लोगों को गाइड जरूर करूंगी। पैलेस की गहराइयों में जाना मेरे लिए मुश्किल है, जबकि लोग मेरे बारे में बहुत कम सोचते हैं। मुझे पैलेस से बाहर निकलने के लिए ये मैं आप दोनों पर छोड़ती हूँ। ये सुनकर दोनों प्रिंसेस कहती हैं, हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके बाहर जाने के लिए कोई मौका ढूंढ लेंगे।
फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है आधी रात में। हान फेई भागते हुए प्रिंस क्विंचे के रूम की ओर जा रही होती है। हान फेई प्रिंस क्विंचे के रूम के बाहर पहुंचकर नॉक नॉक करने ही वाली होती है कि तभी उसको अंदर से खांसने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो फटाक से दरवाजा खोलकर घुस जाती है और कहती है, योर हाइनेस। प्रिंस क्विंचे हान फेई की ओर बिना देखे ही कहता है, मौसम बदलने के कारण ये हो रहा है, टेंशन मत लो। फिर हान फेई प्रिंस क्विंचे के पास आ जाती है और कहती है, मुझे अपना हाथ दिखाओ। प्रिंस क्विंचे थोड़ा सोचता है और फिर हान फेई को अपना हाथ दिखाता है। प्रिंस क्विंचे के हाथ में ब्लैक निशान देखकर हान फेई को बुरा लगता है और उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर वो दुखी होते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बीमारी इतनी गंभीर है। प्रिंस क्विंचे हान फेई की इस बात को इग्नोर मारता है और हान फेई के हाथ को पकड़कर पूछता है, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? ऐसा क्वेश्चन सुनकर हान फेई सकपका जाती है और कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी इंसान हूँ? ये सुनकर प्रिंस क्विंचे कहता है, जाहिर तौर पर। फिर हान फेई प्रिंस क्विंचे के क्लोज जाते हुए कहती है, जाहिर तौर पर क्या? बताओ मुझे। हान फेई को अपने इतने करीब देखकर प्रिंस क्विंचे ब्लश करने लगता है और हान फेई को दूर करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा जब सही समय आएगा तो। हान फेई अपने गाल को सहलाते हुए मन में कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या कहना चाहते हो छोटे लड़के? रियलिटी तो ये है कि तुम प्यार करते हो लेकिन एक्टिंग कर रहे हो। तभी प्रिंस कहता है, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? ये सुनकर हान फेई कहती है, मैं एक दिन के लिए पैलेस से बाहर जा रही हूँ तो मैं तुम्हें अलविदा बोलने आई थी। फिर प्रिंस क्विंचे कहता है, तो ठीक है, तुम सेकंड प्रिंसेस और थर्ड प्रिंसेस से मिलने के बाद अपने पीछे कोई सबूत मत छोड़ना। ये सलाह सुनकर हान फेई अपना सर हाँ में हिलाती है। प्रिंस क्विंचे कंटिन्यू करते हुए कहता है, इसके अलावा तुम ऐसा कोई भी काम मत करना जिसके लिए तुम श्योर ना हो, और अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ी तो मुझे ढूंढने के लिए आना। तो क्या तुम समझी? ऐसा कहने के साथ प्रिंस क्विंचे हान फेई के गाल को पिंच करने लगता है। हान फेई अपने मन में सोच रही होती है, तो क्या इससे ही सेफ्टी महसूस होती है? लेकिन जो भी हो, ये बहुत ही ऑसम है। फिर हान फेई वहाँ से निकलते हुए कहती है, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जो कि एम्परर के सामने ग्रीटिंग करते हुए कहते हैं, योर मैजेस्ट्री, मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, अगर आप उसे समझते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। फिर एम्परर कहते हैं, क्या है आपकी रिक्वेस्ट? प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, योर मैजेस्ट्री, हाल ही में मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार हो गया है और मुझे डर लग रहा है। ये सुनकर एम्परर कहते हैं, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। अगर आप इतनी ज्यादा टेंशन में हैं तो आप कुछ दिनों के लिए कोर्ट से छुट्टी ले सकते हैं। और क्या आप चाहते हैं मैं शाही फिजिशियन को भेजूं? ये सब सुनकर वहाँ बैठी सेकंड प्रिंसेस और थर्ड प्रिंसेस एक दूसरे की ओर देखती हैं। तभी थर्ड प्रिंसेस कहती है, फादर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्राइम मिनिस्टर का बेटा अभी बहुत छोटा है, ये तो बहुत ही सैड है। फिर थर्ड प्रिंसेस कहती है, प्राइम मिनिस्टर की दोनों बेटियां इस टाइम एमा पैलेस में ट्रेनिंग ले रही हैं। मुझे यकीन है कि वे भी टेंशन ले रही होंगी, तो क्यों ना हम उन्हें एक दिन की छुट्टी लेने दे। ये सुनकर एम्परर कहते हैं, हाँ, ये किया जा सकता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हान फेई पे, जो कि घोड़ा गाड़ी में बैठी होती है और मन में कहती है, ये अच्छा है कि मुझे दोनों प्रिंसेस का साथ मिल गया। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि हान फेई के बाजू में यानार बैठी होती है और वो रो रही होती है। उसे इस तरह से देखकर हान फेई मन में कहती है, वाह, क्या एक्टिंग है, क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। ऐसा कहने के साथ हान फेई अपने पैर पर पिंच करती है, जिससे हान फेई को रोना तो नहीं आता, लेकिन उसके पैर में काफी चोट लग जाती है। सीन में हम देखते हैं वो घोड़ा गाड़ी हान मेंशन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और घोड़ा गाड़ी के अंदर यानार और जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर हान फेई मन में कहती है, अरे वाह, इसने तो और इम्प्रूवमेंट कर ली। हान फेई को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई यानी वेंशु के रूम में जाती है, जहां पर वेंशु के पास एक फिजिशियन बैठे होते हैं।
वेंशु अपनी बहन को देखने के बाद कहता है, सिस्टर। ये सुनकर हानफेई वेंशु के हाथ को पकड़ लेती है और पूछती है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हानफेई को इस तरह से हान वेंशु से बात करते देख पीछे सेकंड लेडी गुस्सा कर रही होती हैं और कहती हैं, हानफेई तुम ये क्या कर रही हो? फिर हानफेई हान वेंशु की नब्ज चेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और वो फिजिशियन हानफेई को ऐसा करते हुए बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। इससे पहले कि हानफेई हान वेंशु की नब्ज चेक करती, सेकंड लेडी आकर हानफेई को धक्का मारती हैं और कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो हानफेई? फिर वो दोनों ही आपस में लड़ने लगती हैं। सेकंड लेडी कहती है, तुमने मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया? ये सुनकर हानफेई कहती है, वो मेरा भाई है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्या तुम पागल हो? ये सब देखकर प्राइम मिनिस्टर शर्मिंदा होते हैं और फिजिशियन से कहते हैं, वेंशु कैसा है? फिर वो फिजिशियन ना में अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, बहुत देर हो चुकी है। ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, क्या क्या तुम कुछ भी नहीं कर सकते? आप तो एक ग्रेट फिजिशियन बनने वाले हैं ना? ये सुनकर सेकंड लेडी सामने आते हुए कहती है, आप झूठ बोल रहे हैं, वेंशु ठीक हो जाएगा। ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर गुस्से से कहते हैं, तुम चुप रहो। फिर वो फिजिशियन कहता है, इन्हें बचाने की संभावना कम है लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ऐसा कहने के साथ ही वो एक पेपर पे कुछ हर्ब्स के नाम लिखते हैं और उसे प्राइम मिनिस्टर को देते हुए कहते हैं, आप ये सारे हर्ब्स प्रिपेयर करवाइए और हाँ, मुझे इस काम में एक हेल्पर भी चाहिए। ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है तो मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर वो फिजिशियन कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये लड़की मेरी मदद करेगी। ये सुनकर हानफेई खुद की ओर पॉइंट करते हुए कहती है, मैं? तभी सेकंड लेडी मुंह बनाते हुए कहती है, हानफेई तो एक अनाड़ी है, वो वेंशु की देखभाल कैसे कर सकती है? इसके लिए तो यानार सही है। सेकंड लेडी की ये बात सुनकर प्राइम मिनिस्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एक अजीब से लुक में कहते हैं, शट अप। फिर प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, हानफेई जैसा ये कहेंगे वैसा करना और अपने भाई को ठीक करने में इनकी मदद करना। ये सुनकर हानफेई कहती है, जी ठीक है, मैं समझ गई। ये सब देखकर यानार को बहुत गुस्सा आता है और वो मन में कहती है, फिर से हानफेई। और हानफेई मन में सोच रही होती है, आखिर मुझे इतना मर्डरस ऑरा क्यों महसूस हो रहा है? इसमें तो मैं एरोगेंट हूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है रात के समय। हानफेई हान मेंशन में घूम रही होती है और मन में कहती है, मैं तो वेंशु को अपने दम पर बचाना चाहती थी लेकिन मैं उस फिजिशियन की हेल्पर बन गई। मुझे उम्मीद है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। फिर हानफेई सोचते हुए कहती है, क्या मुझे चुपके से वेंशु को चेक करने जाना चाहिए? फिर वो अपने रूम से बाहर इधर उधर झांक कर देखती है और बोलती है, रास्ता साफ है। हानफेई छुपते बचते हान वेंशु के रूम में पहुंच जाती है। किसी की परछाई महसूस कर कर वेंशु भी उठ जाता है और कहता है, सिस्टर। ये देखकर कि वेंशु जाग रहा है, हानफेई कहती है, वेंशु तुम जाग क्यों रहे हो? अगर तुम बेहतर होना चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। ये सुनकर वेंशु कहता है, सिस्टर मुझे डर है कि अगर मैं सोया तो दोबारा उठ नहीं पाऊंगा। फिजिशियन ने भी कहा है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। फिर हानफेई कहती है, वेंशु तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा। फिर हानफेई प्रिंस क्विंचे के बारे में सोचते हुए कहती है, मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो अपने पैरों पर चल नहीं सकता और तो और वो एक बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित भी है, लेकिन उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। ये सब सुनकर वेंशु में जोश आ जाता है और वो उठकर बैठते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है। फिर हानफेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, वेंशु तुम मुझे अपना हाथ देखने दो। हानफेई जब वेंशु की नब्ज चेक करती है तो वो शॉक हो जाती है और मन में कहती है, इसकी नब्ज तो बहुत ही धीमे हैं। हानफेई वेंशु से बोलती है, पिछली बार मैंने तुम्हें चेक किया था तब तो तुम बेहतर थे, लेकिन अब ऐसा क्यों? ये सुनकर वेंशु हानफेई के गले लगते हुए कहता है, सिस्टर मैं मरना नहीं चाहता। फिर हानफेई हान वेंशु को संभालते हुए कहती है, कुछ गलत है, आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही जल्दी खराब हो गई है, तो तुम हिलो मत, मुझे तुम्हारे चेहरे को देखने दो। ऐसा कहने के साथ हानफेई वेंशु की आंखों को देखने लगती है। फिर वो शॉक हो जाती है और कहती है,
मैं जानती थी। वेंशु तुम। तभी पीछे से वो फिजिशियन आ जाते हैं और कहते हैं वेंशु को पॉइजन दिया गया है और तुम सच में मेडिसिन के बारे में जानती हो। हान फे फिजिशियन को देखते ही कहती है एल्डर ही, चलिए बाहर चलकर बात करते हैं। रूम के बाहर आ जाने के बाद हान फे कहती है मुझे आशा है कि आप मुझे जहर के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। अगर आप बताएंगे तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। फिर फिजिशियन कहते हैं ये पॉइजन एक अज्ञात पॉइजन है। किसी भी इंसान को ये पॉइजन दिए जाने के बाद उसमें किसी भी तरह के लक्षण नहीं दिखाई देंगे। जब तक कि उस इंसान की मौत नहीं हो जाती तब तक उसका स्वास्थ्य बड़ी तेजी से गिरता रहता है। ये सुनकर हानफे शॉक हो जाती है और कहती है क्या? फिर हानफे मन में सोचती है वेंशु तो घर के बाहर कदम भी नहीं रखता, तो कौन उसे नुकसान पहुंचाना चाहेगा। फिजिशियन कंटिन्यू करते हुए कहते हैं ये पॉइजन तो 1000 पॉइजन वैली से है। वहाँ के फिजिशियन पॉइजन पर रिसर्च करने के लिए जाने जाते हैं। वे हमारे फिजिशियन के पेशे में एक मैल की तरह हैं। ऐसा कहने के साथ फिजिशियन ही थूकते हैं 1000 पॉइजन वैली ने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं। इंपीरियल कोर्ट ने उन्हें कुछ साल पहले राउंड अप किया और फिर बैनिश कर दिया। कोई नहीं जानता कि उसके बाद वे कहाँ डिसअपीयर हो गए, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि ये चीज इतनी आसान नहीं है। आपके फैमिली में से किसी ने उन्हें ऑफेंड किया है। ये सुनकर हानफेई कहती है इस बारे में अभी पता लगाना इम्पॉसिबल है। सबसे पहले हमें वेंशु को बचाना होगा। आपने कहा कि आपके पास एक पॉसिबिलिटी है, तो क्या ये सच है? ये सुनकर फिजिशियन ही गुस्से से कहते हैं ऑफ कोर्स है। क्या तुम इस ओल्ड मैन को नहीं देख रही? लेकिन इससे पहले कि हम उस तक पहुँचे मैं देख सकता हूँ कि तुम टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हो और तुम दूसरों को मदद करने के लिए अपने नॉलेज और स्किल्स का यूज बड़े ही अच्छी तरीके से कर सकती हो और इसके साथ ही तुम काइंड भी हो। तो क्यों ना तुम मेरी स्टूडेंट बन जाओ। ये सुनकर हानफे शॉक हो जाती है और कहती है क्या इन्हें खुद के लिए एक डिसाइपल चाहिए? फिर हानफे वहाँ से घूम जाती है और मन में कहती है इस ओल्ड मैन को इंटरटेन करने से अच्छा मैं ताओबाओ से पूछ लेती हूँ कि उसके पास वेंशु को बचाने का कोई तरीका है या नहीं। फिलहाल के लिए मैं अभी यहाँ से निकल लेती हूँ। हानफे को जाता देख फिजिशियन ही सुनाते हुए कहते हैं अगर तुम मेरी स्टूडेंट बन जाओ तो मैं तुम्हारे भाई को बचा सकता हूँ। ये सुनकर हानफे वहीं घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है आपको मुबारक हो मास्टर। ये देखकर फिजिशियन ही बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया मेरे डिसाइपल, अब तुम उठ जाओ। फिजिशियन ही कंटिन्यू करते हुए कहते हैं ओ माय, लगता है कि मैं कुछ भूल गया। अरे हाँ, मुझे 100 ईयर ओल्ड स्नो लोटस चाहिए मेरे नुस्खे के लिए। मुझे डर है कि मैं इसे आसानी से ढूंढ नहीं सकूंगा। रियलिटी तो ये है कि मुझे यकीन भी नहीं कि मैं इसे पा सकता हूँ। असल में फिजिशियन ही ये सारी बातें हानफे को सुनाते हुए कहते हैं। हानफे फिजिशियन ही की ये सारी बातें सुनकर और हरकतें देखकर मन में कहती है क्या चोमू आदमी है ये। खैर मैंने उस आदमी का इलाज था जब मैं हेड लेडी के साथ बाहर गई थी, क्योंकि वो लोग इतने टाइम से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे, तो हो सकता है कि उन्हें इस बारे में कुछ पता हो। फिर हानफे फिजिशियन ही से कहती है मास्टर मैं इस स्नो लोटस को पाने के बारे में सोचूंगी, आप फिलहाल के लिए वेंशु का ट्रीटमेंट करने पर ध्यान दीजिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे। हानफे अपने मेंशन से निकल जाती है और उस आदमी के घर जाती है जिसको उसने कुछ टाइम पहले ट्रीटमेंट करके दिया था। वहाँ पहुँचने के बाद हानफे देखती है कि वो और उसका बेटा दोनों ही खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी वो बच्चा हानफे को देख लेता है और कहता है मिस हानफे। हानफे फटाक से उस आदमी के पास पहुंच जाती है और हाफते हुए कहती है हे, तुम अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे, तो क्या तुम किसी ऐसे हर्ब स्टोर को जानते हो जो कि 100 साल पुराना हो और उनके पास 100 ईयर ओल्ड स्नो लोटस हो? ये सुनकर वो आदमी हिचकिचाते हुए कहता है हाँ एक है और उसका बॉस यही है।
ये सुनकर हानफेई कहती है, अरे वाह, क्या इत्तेफाक है, कौन है भाई? तभी वहाँ खड़ी एक लेडी कश भरते हुए कहती है, वो मैं हूँ और मैं आपका लंबे समय से इंतजार कर रही हूँ। उसे देखकर हानफेई कहती है, अरे बाप रे, क्या ब्यूटी है। फिर वो लेडी हानफेई के पास आते हुए और उसके चिन्ह को उठाकर कहती है, तुम वही हो ना जिसने ये नुस्खा लिखा था? उस लेडी के इस तरह सामने आ जाने से हानफेई घबरा जाती है और कहती है, लेकिन मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? वो लेडी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मेरा नाम हुआ मेई है, मैं सेनोकजिया की ब्यूटीफुल ओनर हूँ। बॉस मेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, तो क्या आप मेरे साथ डील करेंगी लेडी हानफेई? ये सुनकर हानफेई फटाक से बोलती है, अगर तुम मुझे 100 ईयर ओल्ड स्नो लोटस बेचते हो तो मैं ये जरूर करूंगी। बॉस मेई कहती हैं, बस इतनी सी बात? मैं तो इसे आराम से प्रिपेयर कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमारी ओर से ग्रैंड मेडिसिनल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना होगा, जो कि आधे महीने बाद है। उनकी ये मांग सुनकर हानफेई अजीब सा मुंह बनाती है और कहती है, हानफेई का इस तरह का रिएक्शन देखकर बॉस मेई कहती हैं, तो क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम उस कॉन्टेस्ट में हार जाओगी? तुम्हारे पास इतना ज्यादा अच्छा मेडिसिन नॉलेज है तो इससे ज्यादा कि बॉस मेई कह पाती, हानफेई कहती है, तो क्या आपके शेनोंगजिया में कोई भी फिजिशियन नहीं है क्या? ये सुनकर बॉस मेई शर्मिंदा होते हुए कहती है, हाँ नहीं है। हानफेई ये जवाब सुनकर शॉक हो जाती है और हैरान होते हुए कहती है, तो फिर आपके बिग मेडिसिन स्टोर में है क्या? बॉस मेई बेशर्मी से हंसते हुए कहती है, मनी। बॉस मेई से ऐसा जवाब पाने के बाद वहाँ खड़े तीनों लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि वो बोले क्या। बॉस मेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, हालांकि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी मैं अपने वर्कर को ऐसे ही बनाए नहीं रख सकती। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा नाम बनाने में मेरी मदद करेंगी। बॉस मेई की पूरी मंशा जानने के बाद हानफेई कहती है, लेकिन मैं दिखावा करना नहीं चाहती और ना ही कोई सीन क्रिएट करना चाहती हूँ। ये कह देने के बाद हानफेई वहाँ से पलट के जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से बॉस मेई हानफेई को सुनाते हुए कहती है, क्या तुम्हें वो स्नो लोटस की जरूरत नहीं है? ये सुनकर हानफेई मन में कहती है, लगता है यहाँ पर हर किसी को इसी तरह से काम निकलवाना आता है। तभी वहाँ पर ताओबाओ अपीयर होता है और कहता है, होस्ट, आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लीजिए, और अगर आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जब आप प्रिंस चार्मिंग का ट्रीटमेंट करेंगी तो उसमें यूज होने वाले सारी चीजें आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। ताओबाओ की ये बात सुनकर हानफेई कहती है, तो क्या इससे मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो जाएगी? फिर ताओबाओ हानफेई के कान के पास जाकर कुछ खुसुर फुसुर करता है, जो कि अभी हमें बताया नहीं गया है। पूरी प्लानिंग हानफेई को बता लेने के बाद ताओबाओ थोड़ा दूर होता है और कहता है, इससे होस्ट आप प्रिंस क्विंचे का भी ट्रीटमेंट कर पाएंगी और इसके साथ साथ अपने भाई का भी। ये तो ऐसा होगा जैसे कि एक पत्थर से दो शिकार करना। तभी अचानक हानफेई उछलते हुए कहती है, बॉस मेई, मैं ये काम करूंगी, लेकिन स्नो लोटस? बॉस मेई तुरंत कहती है, अरे तुम टेंशन मत लो, स्नो लोटस अभी खिलने वाला है, जैसे ही वो खिलेगा मैं उसे तुम्हारे मेंशन भिजवा दूंगी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है शाम के टाइम। हानफेई अपने घर आ जाती है और मन में कहती है, हाँ शुक्र है मैं घर वापस आ गई और मुझे बस एक बार वेंशु को चेक कर लेना चाहिए। ऐसा कहने के साथ हानफेई वेंशु के रूम के बाहर आती है। वेंशु के रूम का दरवाजा खुला देख हानफेई मन में कहती है, क्या कोई है यहाँ पर? फिर हानफेई वेंशु के रूम में झांकने लगती है और हम देखते हैं वेंशु के रूम के अंदर यानार होती है, जो कि वेंशु के गले की ओर ना हाथ बढ़ाती ही है कि तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो फटाक से दरवाजा खोलकर बाहर देखती है, जहाँ पर हानफेई होती है और वो कहती है, अरे ये बिल्ली यहाँ कैसे आ गई? शुक शुक, चल जा यहाँ से। यानार हानफेई से कहती है, अपनी आवाज जरा कम करो सिस्टर, वेंशु अभी सो रहा है। हानफेई यानार को इग्नोर मारते हुए वेंशु के रूम में घुस जाती है और फटाक से वेंशु के सर पर हाथ रखकर उसका टेम्परेचर देखने लगती है।
फिर वो उससे रिलैक्स हो जाती है और कहती है चलो ठीक है। तभी अचानक हानफेई की नजर वेंशु के कान के नीचे तिल जैसे निशान पर जाती है। उसे देखने के बाद हानफेई के पसीने छूट जाते हैं और वो मन में कहती है क्या ये, क्योंकि वहाँ पर यानार होती है इसीलिए हानफेई नाटक करते हुए कहती है ओ मुझे तो बहुत नींद आ रही है। फिर हानफेई यानार का हाथ पकड़ लेती है और बाहर जाते हुए कहती है चलो यानार अब हम चलते हैं, वेंशु को आराम करने देते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हानफेई के रूम में। हानफेई अपने रूम में घुसते ही दरवाजा बंद कर लेती है और फटाफट पानी पीने लगती है। खुद को रिलैक्स कर लेने के बाद हानफेई कहती है क्या रियलिटी में यानार ही वो कल्पिट है, लेकिन वेंशु तो उसका भाई है, वो ऐसा क्यों करेगी। फिर ताओबाओ कहता है वो कल्पिट हो सकती है अगर ये उसका मिशन हुआ तो। हानफेई कंटिन्यू करते हुए कहती है इससे भयानक क्या हो सकता है जो इसमें 1000 पॉइजन वैली भी शामिल है। तो इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।